नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ दिफाई तजिया निगार और जनाब एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। दो बातों पे मैं आऊँगा। एक तो पहले एक टेक्निकल बात, अब तो ये मेरे ख्याल में ज़ाहिर है हमारे क्लेम्स पर डाउट्स तो ज़ाहिर है उन्होंने करने थे, वो कर ही रहे हैं, मगर बाई एंड लार्ज अब 7 जहाज़ों की बात आ रही है, जिसमें 3 रफ़ेल हैं और दीगर वो दूसरे हैं कुछ रूस के। और ये अब ये भी बात आ रही है चिश्ती साहब के 150 नहीं, हमने 300 तक गए हैं हमारे मिसाइल। इस हवाले से ज़रा एनलाइटन कीजिएगा और फिर हम आएंगे राफेल करप्शन स्कैंडल पर भी कि इसकी खाक भी उड़नी शुरू हो गई है। जनाब खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका मुझे इनवाइट करने का, आपका चैनल का भी। ये पॉइंट बिल्कुल आपका वैलिड है कि हमारे जो एडवांटेज था, अब 6 जहाज़ों का कंफर्मेशन 60 जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने कहा ये कंफर्म हो गया है। और मैं पहले दिन भी चैनल्स को 6 कहा था और फिर मैंने खुद ही कहा था कि इंशाल्लाह 6 भी कंफर्म होगा, क्योंकि मैं ऑपरेशन रूम के साथ उसने कनेक्टेड था। और सुबह 2:30 बजे के करीब मैंने जब फर्स्ट टाइम 6 मिले थे, तो मुझे हायर ऑफिशियल्स जिनसे मैं हायर लेवल बात कर रहा था, उन्होंने 6 से 5 करवा दिए थे कि 6+1, फिर उन्होंने कहा नहीं 5+1। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा अभी तो आपने 6 कहा था, +1 का मतलब है कि जो ड्रोन था, आर्म ड्रोन जो वेपन कैरी करता है, वो भी एक मारा। तो उन्होंने कहा नहीं 5+1 ही रहने दें। तो मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हम पायलट्स के जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो एक एविडेंस है जो कि बड़ा श्योर होता है, लेकिन हम टू मेक श्योर करना चाहते हैं कि हम डाउट ना छोड़े, तो हम जमीन पर जो रैकेज है हिंदुस्तान की तरफ जो गिरा है, जब तक उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती हम 6 क्लेम नहीं करेंगे। तो मैंने फिर चैनल्स को जो इंटरव्यूज दे रहा था, कई जगहों पे लाइव था, फर्स्ट टाइम मैंने ही बताया था कि ये 5+1 है, और मैंने ये उन दिनों ही कहा था कि ये इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है और मुझे यकीन है कि 6+1 हो जाएगा। तो इसीलिए ये 6 हुआ है। जहां तक आपके रेंज कह रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता हम इसको इवेल्युएट करेंगे। वॉर का जो फॉग ऑफ वॉर होता है, जिसका मतलब है कि धुंधलाहट जो जंग की होती है, जब किल्स हो जाती हैं, शूटिंग हो जाती है, तो ज़ाहिर एक नंबर काउंट होता है जंग के अंदर। उस वक्त जब इसकी स्टडी की जाती है, इसकी एनालिसिस की जाते हैं, इसकी वैल्यूएशन की जाती है, रेंजेस निकाले जाते हैं, अपने वीडियो जो रिकॉर्डिंग होती है कॉकपिट के अंदर पायलट की, ये कंप्लीट एक वीडियो भी बनती है। जब वो डाटा निकाला जाता है, उसको प्लेबैक किया जाता है, तो फिर ये देखा जाता है कि किस वेपन, किस मिसाइल ने कितने किलोमीटर पर जाके कौन सा टारगेट हिट किया। माफी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, उसकी तय हो रही है, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे को होस्ट आपसे बात करेंगे। आज की इस इतनी मॉडर्न दुनिया में जब एक ग्लोब पर पड़ी हुई सुई को भी हमारे ऊपर से सैटेलाइट देख लेते हैं, why it is so easy for people to lie and just to throw doubts on these claims when it is so laid bare, चिश्ती साहब? देखिए, मैं अंग्रेजी में थोड़ा सा कह देता हूं कि the world has known who was begging and who was banging। तो फर्क डिक्लेयर हो चुका है, दुनिया अब जान चुकी है। सिर्फ हिंदुस्तान की क्योंकि कमर्शियल, कॉरपोरेट, बिजनेस रेलेवेंस ज्यादा है हमसे, तो दुनिया जरा मोहतात है मानने पे। मैं रोजाना की बुनियाद पर लोकल चैनल्स को तो देता हूं, मैं बीबीसी से बात कर चुका हूं, उनको इंटरव्यू दे चुका हूं, मैं TRT टर्की को दिया है और चैनल्स को दिया है, रॉयटर को दिया है मैंने। और आप यकीन करें, इन कॉन्फिडेंस मैं नाम नहीं किसी जर्नलिस्ट का ले सकता, मुझे वो कह रहे हैं कि हम मानते हैं, क्योंकि आप जितना सब्सटेंशियल आप पाक फिजाइया ने खड़े होके स्टैंड लिया है, आपके एयर वाइस मार्शल ने काउंट करवाया है, और उनके एयर मार्शल ने क्या कहा है कि जो हमारे गिरे हैं वो भी नहीं बता सकते, जो उनके गिराए हैं वो भी नहीं बता सकते। तो आप बताइए, आप किसको, एक बच्चे को ले जाएं और दोनों की रिकॉर्डिंग सुनवा दें, बच्चा भी हंस पड़ेगा कि ये तो मजाक हो रहा है। तो दुनिया सारी समझ रही है, सिर्फ हिंदुस्तान की क्योंकि माइंड इतनी है, उसकी न्यूसेंस ज्यादा है, उसकी वहां पर फिजाइया की बहुत बड़ी लड़ाई हुई, दुनिया की बड़ी लड़ाई इसको कहा जाता है कि फिजाइया के मैदान में हुई। वहां हमने 6 गिराए, 5 गिराए, लेकिन अभी भी मोदी कह रहे हैं कि मैं हमला करूंगा। अगर वो हमला करता है तो फिर 5 या 6 को 10 से ज़रब दे ली जाए कि आइंदा की बारी फिर हम 60 गिरा देंगे, 50 गिरा देंगे। देखिए, दूसरा ये बताइएगा कि हमारी रेंज कितनी है। क्या ये लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 300 किलोमीटर से भी उसको हिट कर सकते हैं? क्योंकि 150 किलोमीटर का आ रहा है, 160 का आ रहा है और 300 किलोमीटर का भी आ रहा है। लोगों में ये पाई जा रही है, ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हमारी रेंज 300 किलोमीटर तक भी है कि हम उनके जहाज़ गिरा सकते हैं? ये भी फरमाइएगा कि S-400 हमने तबाह कैसे किया, ये कैसा मंजरनामा, थोड़ा सा बताइएगा सर।
देखिए, पहले वो जो आपने सवाल किया, जो कहा जाता नहीं है, जो कॉम्बैट लार्जेस्ट कॉम्बैट एयर कॉम्बैट हुई है, कहा नहीं जाता। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि ये है, क्योंकि मैं छोटा सा रिसर्चर हूँ, मैं हिस्टोरियन हूँ छोटा सा, तो मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर में इतने जहाज इस्तेमाल हुए थे। और वर्ल्ड वॉर में कैसे इस्तेमाल होते थे, वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते थे। 50 जहाज उधर से आए, 50 जहाज इधर से आए, एक दूसरे को पकड़ लिया, लड़ते रहे। ये ज़हन में रखें, मिडनाइट हो रही है रात को, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज हो रही है, ये दुश्मन एक दूसरे के बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर रहे, ये हर एक के ऊपर 4 से 6 मिसाइल लगे हुए हैं। जरा ज़हन में रखिएगा कि उस जमाने उस रात को 110 जहाज हवा में जो हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के मिलाकर उड़ रहे थे, हर जहाज पर 4 से 6 एयर टू एयर वेपन्स लगे हुए थे जो दूसरे को मारने के लिए होते थे। अगर आप 110 को 4 से भी जरब दे लें सिर्फ, तो 400 एयर टू एयर मिसाइल एक दूसरे के खिलाफ लॉन्च हुए थे। तो इतनी खतरनाक कभी नहीं हुई। और वर्ल्ड वॉर में एयरलाइनें भी नहीं उड़ती थी। मैं आपको एक और नया फर्स्ट टाइम मैं ये एंगल आपको देने लगा हूँ, ये गुजारिश मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग देने लगा हूँ। पाक फिजाइया ने कहा कि उस वक्त 57 एयरलाइंस पाकिस्तान में सिविलियन जहाज उड़ रहे थे। इंडिया की ट्रैफिक, मेरा एयरपोर्ट से कुछ ताल्लुक रहा है कुछ साल, तो इंडिया की ट्रैफिक हमसे 4 से 5 गुना ज्यादा है। मैं आजकल रिसर्च कर रहा हूँ कि उस वक्त कितने उनकी डेंजरस साहब सर 200 से 250 एयरलाइंस उस वक्त इंडिया में भी उड़ रही थी, 50 हमारी तरफ उड़ रहे थे। 300 कमर्शियल जहाज उस वक्त सिविल एयरलाइनर्स मासूम मुसाफिर उड़ रहे थे। हिंदुस्तान अगर अपने 200-250 एयरलाइंस को रोक देता या डाइवर्ट कर देता या एयर स्पेस में ना एंटर होने देता, तो पाक फिजाइयों को 1 सेकंड में पता लगना था कि इन्होंने डाइवर्ट किए हैं, इसका मतलब है हमला आ रहा है। तो वो नहीं चाहते कि पाक फिजाइयों को वार्निंग मिले, तो उन्होंने आने दिया। हमारे 57 को तो जाहिर है हमें पता भी नहीं था, क्योंकि हमारे साथ तो दुश्मन ने सरप्राइज देना था हमें। तो 300 जहाजों के मुसाफिर उस वक्त इन 400 जहाजों की डिस्पोजल पर थे अल्लाह के बाद। अगर कोई पायलट एक एयरलाइन को, क्योंकि रडार पे देख रहे हैं, प्लीज ध्यान में रखिएगा, फिजिकली नहीं वो देख सकता अपनी आंख से रात को, तो अगर वो रडार पे देखते हुए मिस इंटरप्रेट कर जाता किसी एक जहाज को, और ऑल्टीट्यूड भी वही थे तकरीबन 35 से 40 हजार फुट पर वो एयरलाइंस उड़ते हैं आमतौर पे, इसी ऑल्टीट्यूड पर फाइट हो रही थी। आप इमेजिन कीजिए, सैल्यूट है पाक फिजाइया के लोगों के कि उन्होंने किसी को सस्पेंस में या उसी तरफ नहीं मारा, और ये उधर भी जाता है कि हमारे 57 भी बचे रहे। लेकिन अगर एक एयरलाइन किसी तरफ से तबाह हो जाता जहाज एक भी सिर्फ, तो कितना बड़ा शोर मचता। पाकिस्तान ने कहना था उन्होंने मारा है, उन्होंने कहना हमने मारा है। तो ये इंडिया को हमें साबित करने की जरूरत है कि जब हम सर हमने कितनी दूर से हिट किया उनको और कितनी दूर से कर सकते हैं, क्या हमारी रेंज क्या है? आप इत्मीनान रहे, पाक फिजाइया ने कहा कि कुछ सरप्राइजेस हैं, ISPR ने कहा कुछ आएंगे। वो अभी मैं मिलकर आया हूँ इन पायलट्स को, मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, मैं वेपर देख कर आया हूँ, तो तसल्ली रखें। और मैंने 5 दिन पहले ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और 5 मिनट की बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि ये सरबराह एयरफोर्स चीफ और पाक फिजाइया बहुत सरप्राइज देगी आपको, बहुत बड़े। और अभी सारे सरप्राइज खोले नहीं हमने, वो सिक्योरिटी की वजह से, सेंसिटिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से मैं बता नहीं सकूंगा अभी कि क्या क्या और सरप्राइज हैं। वो वक्त आने पर है। मोदी नहीं मानेगा तो दूसरा राउंड इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। मैं आपको डाटा बता देता हूँ आपके इत्मीनान के लिए ज़हनी तौर पर एक बेहतरी हम महसूस करेंगे। मैंने वर्कआउट किया जब मुझे अगले दिन सारा पाक फिजाइया से डाटा मिला कि हमने कौन से वेपन कहाँ कितने मारे, तो मैंने सारों के वजन टनेज निकाली, बॉम्ब्स की, वेपन्स की टनेज निकाली, कितने टन हमने फेंके हिंदुस्तान पर उस 4.5 घंटे में, जो सुबह फजर के टाइम 10 तारीख को सुबह शुरू हुई थी और 11-12 बजे हमारी वो ऑपरेशन खत्म हो गया था। उसमें मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि जब मैंने कंपैरिजन किया तो मैं हैरान हो गया, और आप जानकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे कि उन 4.5 घंटों में जितनी टनेज बॉम्बिंग हमने हिंदुस्तान पर की, 1965 की 17 दिन की बॉम्बिंग में नहीं की हमने। और दूसरी दैट वाज द रीजन ये मैंने एयरफोर्स से पैनिक हो गए, और उसके बाद इतनी जल्दी उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को राब्ता किया, फिर आपने उनको जैम करके रख दिया। अच्छा, मैं अब एक दूसरी तरफ आता हूँ, वक्त कम है, मैं चाहता हूँ और आपसे तमत्तो किया जा सके। अब कहाँ तो वो इस क्राइसिस को अवर्ट करने के लिए इंटरनल क्राइसिस को बाहर वो जंग खोली। और मैं बार बार कहता हूँ ये मोदी साहब की इलेक्शन एंड वेरी डेंजरस एंड एक्सपेंसिव इलेक्शन कैंपेन है उनकी, मसूफ तेज़ी से अनपॉपुलर हो रहे हैं। ये राफेल करप्शन स्कैंडल फिर चिश्ती साहब निकल आया। वैसे जो एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन किया था इसने ट्रंप ने, तो उसने ये जो ऑयल मनी थी उस पर भी उसने पाबंदी लगा दी। तो ये भी माशाल्लाह खेल है कि इस जंग की खेल में लंबी दिहाड़ी लगी राफेल की। हमने राफेल का बड़ा जिक्र सुना, अब ये दोबारा हो गया और क्राइसिस तो और बढ़ गया मोदी के लिए। मेरा पॉलिटिकल सवाल है चिश्ती साहब।
ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं इस पे वर्कआउट किया, मैंने एक डॉक्यूमेंट्रीज इस पे इनडायरेक्टली मेरे बेटे ने बनाई थी, वो बहुत शौक रखता है, उसमें राफेल करप्शन पर उसने बनाई थी, तो इसलिए मेरा नॉलेज थोड़ा इस पे है। देखिए, राफेल का जब ये खरीदा जा रहा था, हिंदुस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड आप निकाल लें, सारी जो परचेजेस उन्होंने की हैं फार साइटेडनेस से नहीं की हैं। जब उन पर प्रेशर आता है तो उस वक्त की हैं, या जब उनको अपॉर्चुनिटी से पैसे रिलीज हो जाते हैं उस वक्त की हैं, और तीसरा जब पॉलिटिकल इंटरेस्ट या फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसी का हो जाता है। मैं 3 चीजें आपको बताई हैं। जब राफेल की बात हुई थी उस वक्त अभिनंदन का जहाज ताजा शूट डाउन हुआ था। हिंदुस्तान डेस्परेट था अपने जहाज लेने में और कोई ना कोई डील भी करना चाह रहा था, फाइनल करना चाह रहा था, तो इन्होंने फ्रांस को ये राफेल के लिए कहा, क्योंकि बाकी मुल्क जितने हैं वो कनेक्ट करते हैं आपके पॉलिटिकल अपने मोटिव के साथ, या पॉलिटिकल उनकी क्लियरेंस होती है कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं। रशिया का इनको पहले तजर्बा हुआ था क्योंकि टेक्नोलॉजी है, वो एक जंप लेना चाहते थे उस वक्त राफेल की हमें मिले। उस वक्त मैं प्राइसिंग कर सकता हूं इससे कहीं सस्ता, राफेल का ऑफिशियल रेट था उस वक्त, मैंने स्टडी किया था उस वक्त, उससे कहीं ज्यादा सस्ता मार्केट में मिल रहा था। लेकिन फ्रांस को पता लग गया कि ये आए हैं डेस्परेशन से हमारे साथ और चाहते भी हैं प्रायोरिटी पर ये जहाज मिले। फिर वो अंबानी फैमिली और सारों ने जो अपना अपना कमाया उसके अंदर से 280 मिलियन, जबकि 200 के करीब जहाज आराम से मिल रहा था, इन्होंने या 100 मिलियन प्लस करके ले लिया जहाज। और कौम इसलिए चुप रही कि उन्होंने कहा था हमने तो अभिनंदन का बदला लेना है, राफेल लेंगे तो बदला लेंगे। जब तक राफेल नहीं आएगा तो कौम को भी सॉरी विद ड्यू अपॉलॉजी मिसलीड किया गया, अगर मैं बेवकूफ वाला लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूं।